हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम रेगुलर आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की तरफ। और आज हमारा जो टॉपिक है वो पहले से जो टॉपिक चल रहा है उसका अगले वाला पार्ट हमने लिया है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख पा रहा है, मांग एवं मांग का नियम हमारा टॉपिक चल रहा है। और आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से कवर करते हुए इसे आगे बढ़ा के चलेंगे। थोड़ा गौर कीजिएगा बोर्ड की तरफ। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है, स्टूडेंट्स, वो क्या है आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। दैट इज मांग एवं मांग के निर्धारक तत्व, या हम कह सकते हैं मांग पर इफेक्ट डालने वाले जो तत्व हैं आपके, उनकी हम बात करेंगे आज। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये क्या होता है इसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप स्वयं उपभोक्ता हैं तो आप मार्केट जाते हैं, खरीदारी भी करते हैं। अनेक वस्तुएं आप अपने नॉर्मल जीवन में खरीदते हैं और उनका हम उपभोग करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारी मांग पर इफेक्ट डालते हैं। जो भी वस्तुएं हम खरीदते हैं उन पर प्रभाव डालते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। उनमें पहला जो तत्व है, दैट इज इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, तो थोड़ा गौर से पढ़िएगा, दिमाग को खोल के रखिएगा। देखिए, जब तक आप स्वयं रुचि नहीं लेंगे, दुनिया का कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता है, ये गारंटी है मेरी। तो आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, गौर कीजिए बोर्ड पे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के विषय में। तो पहला तत्व जो मांग को प्रभावित करता है वो है स्वयं वस्तु की कीमत। देखिए, स्वयं वस्तु की कीमत जो होती है, यानी जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं उस वस्तु की स्वयं की कीमत कैसे मांग को प्रभावित करती है, गौर कीजिएगा। देखिए, हमने ये कहा था कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग के मध्य संबंध कैसा होता है। आप सभी जानते हैं, विपरीत संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध हम इसे कह सकते हैं। हमने ये कहा था कि जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता उसकी मांग कम कर देता है, यानी उसकी मांग घटा देता है, हम कह सकते हैं। तो इसको बोर्ड पे एक बार समझिएगा। देखिए, हमने लिख रखा है कि वस्तु की स्वयं की कीमत उसकी मांग को प्रभावित करती है। समझिएगा कैसे। एक तरफ हमने लिखा है कीमत और दूसरी तरफ हमने लिखा है क्वांटिटी, यानी मात्रा है। इसे कीमत को आप P से इंडिकेट कर सकते हैं और मात्रा को आप Q से इंडिकेट कर सकते हैं, Q फॉर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। देखिएगा, अगर किसी समय वस्तु की कीमत प्लस हो जाती है, प्लस से मतलब बढ़ जाती है, तो बताइए इसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मांग और कीमत में संबंध कैसा है, विपरीत है, ऋणात्मक है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि कीमत और मांग में संबंध कैसा है, ऋणात्मक है, विपरीत है। ठीक है, गौर से देखिएगा। जब कीमत बढ़ जाएगी तो बताइए मांग क्या होगी। अरे सिंपल है मेरे दोस्तों, मांग घट जाएगी, यानी मांग माइनस हो जाएगी। और अगर हम फिर से गौर करें कि कीमत किसी समय प्लस हो जाए, प्लस से मतलब कि कीमत किसी समय माइनस हो जाए, प्लस की हमने चर्चा कर ली, यानी बढ़ती हुई कीमत की हमने चर्चा कर ली। अब हम कह रहे हैं कि कीमत किसी समय माइनस हो जाती है तो उसकी मांग मात्राएं बढ़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि किसी समय वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता उसकी मांग मात्राएं घटा देगा, और अगर कीमत घट जाएगी तो मांग मात्राएं बढ़ जाएंगी। ये था पहला तत्व जो वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वस्तु की स्वयं की कीमत मांग को प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा टॉपिक है, तो हम कह सकते हैं दूसरा तत्व जो है, दूसरा जो फैक्टर है जो किसको प्रभावित करता है, मांग को प्रभावित करता है, ये क्या है, उपभोक्ता की आय है। उपभोक्ता की आय है, हम कह सकते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखिए, जैसे ही उपभोक्ता की आय घटती है या बढ़ती है तो आय घटने या बढ़ने का प्रभाव देखने के लिए, या आय घटने या बढ़ने का प्रभाव वस्तु की मांग पर देखने के लिए वस्तुओं को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। समझिएगा आप, हमने ये लिखा भी है बोर्ड पे कि उपभोक्ता की आय का प्रभाव, थोड़ा परिभाषा को देखिएगा, डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा।
उपभोक्ता की आय का प्रभाव वस्तु की मांग पर देखने के लिए वस्तुओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। हम कह सकते हैं दो भागों में बांटा जाता है। पहला भाग आपके सामने है, दैट इज हम कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुएं, यानी उपभोक्ता की जो इनकम है उसकी वजह से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग घटाएगा या बढ़ाएगा। ऐसा जानने के लिए हमें वस्तुओं को कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला भाग हम कह सकते हैं सामान्य वस्तु होगी और दूसरा भाग क्या होगी, घटिया वस्तु। हमने वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया, एक है सामान्य वस्तु और दूसरा है घटिया वस्तु। समझिएगा। देखिए सामान्य वस्तुएं कौन सी होंगी, सिंपल सी बात है कि ऐसी वस्तुएं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिनका हम दैनिक जीवन में यानी हमारे रोजमर्रा का जो जिंदगी है उसमें हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वो सामान्य वस्तुएं होती हैं। और उनपे एक उपभोक्ता होने के नाते आप जानते हैं कि ऐसी वस्तुओं की कीमत जैसे ही कम होती है तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, या खुद दिमाग लगा सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हमारी आय घट जाए या बढ़ जाए तो हम मांग पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, मांग पर हम कह सकते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, अगर इन वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता की आय जो है वो देखिएगा बढ़ जाए, प्लस का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी। अरे नॉर्मल चीज है ये कि आपकी इनकम अगर 100 रुपए है, ठीक है, और आप मान लीजिए हम कह सकते हैं कि इनकम 100 रुपए है और आप मार्केट से 1 किलो केले लेकर आ रहे हैं। आपकी इनकम कम है इसीलिए आपकी मांग भी कम है। बट अगर आपकी इनकम क्या हो जाए, 200 रुपए हो जाए, बढ़कर प्लस हो जाए, 200 रुपए हो गए 100 से, तो आप मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम कह सकते हैं हमारी मांग भी बढ़ जाएगी। 1 केजी से 2 केजी मांग चली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी तो क्या हो गया, आपने सामान्य वस्तुओं की मांग भी बढ़ा दी। सिंपल है, समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी आय घटी तो जब इनकम बढ़ी है तो हमने वस्तु की मांग बढ़ाई है। अगर आय घटेगी तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, मांग भी घटा देंगे, मांग भी घटा देंगे। उल्टा ले लो, अगर आपकी आय 200 रुपए थी, 200 से आपकी आय 100 रुपए पे चली गई, घट गई घट गई घट गई, माइनस हो गई आपकी आय, घटी है। तो आप 2 किलो अगर 200 रुपए पे केले खरीद रहे थे तो अब आप 100 रुपए पे कितने खरीदेंगे, 1 केजी केले खरीदेंगे। यानी आपकी इनकम घटी है तो क्या हो जाएगा, मांग भी घट जाएगी। ऐसी वस्तुएं जिनकी उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ जाती हो और आय घटने पर मांग घट जाती हो, वो सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। हम कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स कहलाती है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम आय का प्रभाव घटिया वस्तु पर देखने के लिए। देखिए घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें हम कह सकते हैं आय और मांग में संबंध विपरीत होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपकी आय बढ़ी तो ऐसी वस्तुओं की मांग आप घटा देंगे और जैसे ही आय घटी तो आप मांग बढ़ा देंगे। एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको ये कहूं, हम देखिए यहां एक उदाहरण ले सकते हैं घटिया वस्तुओं का। हम कह सकते हैं मोटे अनाज, ठीक है। आपने मान लीजिए किसी समय आपने नॉर्मल जीवन में हम गेहूं का उपयोग करते हैं खाने में, ठीक है, गेहूं का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी इनकम कम है तो आप किसका उपयोग करेंगे, बाजरे का उपयोग करेंगे। मोटे अनाजों में बाजरा आता है, ठीक है। इनकम कम है तो एक गरीब व्यक्ति बाजरा खाएगा। लेकिन अगर उसकी इनकम बढ़ गई, अगर इनकम उसकी 500 रुपए थी किसी समय और 500 से बढ़कर 100 रुपए हो गई, तो देखिए जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी है तो आप इस घटिया वस्तु की मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, कम कर देंगे, माइनस करेंगे आप उसकी मांग को, क्योंकि वो आपकी नजर में वस्तु कैसी है, घटिया। इनकम बढ़ते ही आप कहां जाना चाहेंगे, आप जाना चाहेंगे अच्छी वस्तु की तरफ, गेहूं की तरफ। ओके, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। हमने कहा कि ऐसी वस्तुएं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिनकी मांग घट जाती हो और आय घटने पर जिनकी मांग बढ़ जाती हो, ऐसी वस्तुओं को हम कह देते हैं घटिया वस्तुएं। ओके, समझ में आया आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिएगा, हमने कहा कि मांग को प्रभावित करने वाला जो तीसरा तत्व है वह है अन्य वस्तुओं की कीमतें। देखिए स्वयं वस्तु की कीमत के साथ साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जो उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करती हैं। जैसे हम कह सकते हैं, अगर अन्य वस्तुओं की हम चर्चा करेंगे,
अन्य वस्तुओं की हम कहें कि अगर हम अन्य वस्तुओं के विषय में जानना चाहते हैं तो यहाँ अन्य वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता की मांग पर प्रभाव देखने के लिए, उपभोक्ता की मांग पर हम कह सकते हैं अन्य वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव देखने के लिए अन्य वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। जैसा कि बोर्ड पे देखिए आप, अन्य वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव किसी वस्तु की मांग पर देखने के लिए अन्य वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट हम कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, इन्हें आप सब्स्टिट्यूट गुड्स भी कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके। दूसरा है पूरक वस्तुएं, हम इन्हें कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये अन्य वस्तुओं में आती हैं। देखिए स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं, अब इनकी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका आप साथ साथ प्रयोग नहीं कर सकते। एक वस्तु अगर आपके पास खत्म हो गई है तो आप दूसरी वस्तु का प्रयोग उसके स्थान पे कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट के स्थान पे, यानी हम कह सकते हैं स्थानापन्न के रूप में उस दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या होगी स्थानापन्न वस्तुएं, हम कह सकते हैं परिभाषा रूप में आप देखिएगा, वे वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ न किया जाकर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता हो, ऐसी वस्तुएं कहलाएंगी सब्स्टिट्यूट गुड्स, स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं चाय, कॉफी। देखिए स्थानापन्न वस्तुओं के मामले में हमने इसकी परिभाषा देखी अभी। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने यहाँ देखिएगा आपके सामने बोर्ड पे एक बॉक्स बना रखा है। उस बॉक्स में हमने स्थानापन्न वस्तुओं के कुछ उदाहरण काम में लिए हैं। उन उदाहरणों में हम कह सकते हैं स्थानापन्न वस्तुओं के दो अच्छे उदाहरण जो माने जाते हैं वो है चाय और कॉफी, ठीक है। देखिए कई बार क्या होता है, आपके घर में गेस्ट आया और आपके घर में अगर चाय मौजूद नहीं है तो आप क्या बना लाते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में कॉफी बनाकर ले आते हैं, या कॉफी नहीं है तो हम चाय बनाकर ले आते हैं और जो गेस्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से पी भी लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ समझते हैं कि चाय की जो कीमत है या फिर चाय की जो मांग है उस पर कॉफी की कीमत कैसे इफेक्ट डालती है। हम यहाँ एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर देखने वाले हैं। तो हमने कहा कि स्थानापन्न वस्तुएं एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। यहाँ बोर्ड पे देखिएगा हमने चाय की कीमत और कॉफी की मांग दो शब्द लिखे हैं, एक जो चाय की कीमत है और दूसरा कॉफी की मांग है। यहाँ चाय की कीमत का प्रभाव हम देखेंगे, कॉफी की कीमत का प्रभाव हम देखेंगे चाय की मांग पर। थोड़ा गौर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर किसी समय कॉफी की कीमत बढ़ जाए, यहाँ प्लस का मतलब है बढ़ जाना, प्लस का मतलब क्या है, बढ़ जाना। अगर किसी समय कॉफी की कीमत बढ़ गई है तो ऐसी अवस्था में कुछ व्यक्ति जो पहले कॉफी पी रहे थे अब वो किसकी तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे, चाय की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि अगर किसी समय चाय कॉफी का जो पैकेट है 200, हम कह सकते हैं 250 ग्राम का जो पैकेट है उसकी कीमत 200 रुपए है। ऐसी अवस्था में कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या है 50, ऐसे मान लेते हैं। कॉफी पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, 50। अगर मान लीजिए और ऐसी स्थिति में चाय पीने वाले व्यक्ति हैं 10, चाय पीने वाले व्यक्ति कितने हैं, 10। परंतु अगर चाय इस कॉफी की जो कीमत है वो बढ़ जाए, यानी प्लस हो जाए और 200 से बढ़कर कहां चली जाए, 400, तो बताइए ऐसी अवस्था में चाय की मांग पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? यस, बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो व्यक्ति 200 रुपए कीमत पर हम कह सकते हैं कॉफी पी रहे थे, अब वो 400 रुपए कीमत पर कॉफी नहीं पी पाएंगे और वो कॉफी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, चाय का प्रयोग करेंगे। तो हमने कहा देखिए कीमत किसकी बढ़ी है, कॉफी की, लेकिन मांग किसकी बढ़ जाएगी, चाय की। अब यहाँ चाय पीने वाले व्यक्ति 10 के स्थान पे हो सकता है 60 हो जाए, हो सकता है 70 हो जाए। तो हमने ये कहा कि कीमत कॉफी की बढ़ी है लेकिन मांग किसकी बढ़ गई, चाय की मांग बढ़ गई है। बड़ा सिंपल है ये, क्योंकि हम नॉर्मल जीवन में इसको यूज करते हैं, इसीलिए सिंपल है ये हमारे लिए। इसका अपोजिट हम लेते हैं कि अगर किसी समय जो कॉफी है उसकी कीमत घट जाए, देखिए अपोजिट ले लीजिए, कॉफी की कीमत घट जाए, 400 से घटकर कहां आ जाए, 200 पे, उस समय जो चाय की मांग है वो 60 से घटकर कहां चली जाएगी, 10 पर चली जाएगी। अब पहले 60 लोग क्या पी रहे थे, हम कहें कि चाय पी रहे थे, अब कितने लोग चाय पिएंगे, 10। बाकी जो 50 व्यक्ति बच गए वो कहां चले जाएंगे, कॉफी की तरफ चले जाएंगे, वो कॉफी पीना पसंद करेंगे।
तो ऐसी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। और स्थानापन्न वस्तुओं में देखिए एक की कीमत और दूसरे की मांग दोनों एक ही तरफ जा रही है। दोनों देखिए कॉफी की कीमत जो है बढ़ रही है, कॉफी की कीमत बढ़ रही है तो चाय की मांग भी बढ़ रही है। कॉफी की कीमत घट रही है, माइनस हो रही है, तो चाय की मांग भी माइनस हो रही है। यानी दोनों का प्रभाव एक ही तरफ हो रहा है, दोनों एक ही तरफ चल रही है। ऐसी स्थिति को या ऐसे संबंध को हम कहेंगे धनात्मक संबंध। धनात्मक संबंध। देखिए पूरक वस्तुओं में संबंध कैसा पाया जाता है? धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी दोनों एक ही तरफ गति करती हैं, दोनों एक ही तरफ चलती हैं। कॉफी की कीमत अगर बढ़ेगी तो चाय की मांग भी बढ़ जाएगी, कॉफी की कीमत अगर घटेगी तो चाय की मांग भी घट जाएगी। इसको हम एक मांग वक्र से समझ सकते हैं। देखिए संबंध कैसा बताया मैंने स्थानापन्न वस्तुओं में? धनात्मक संबंध। दोनों एक ही तरफ जाएंगी और अगर दोनों एक ही तरफ जाती हैं, दोनों हम कह सकते हैं दोनों की दिशा एक ही होती है, तो ऐसे संबंध को हम कहते हैं धनात्मक संबंध। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इसे हम समझेंगे एक मांग वक्र के माध्यम से। देखिए यहां हम ले लेते हैं कि अगर किसी समय चाय की जो कीमत है वो P है और ऐसी अवस्था में जब चाय की कीमत P है तो कॉफी की मांग कितनी है? Q है। देखिएगा ऐसे ये लिख लीजिए, कॉफी की कीमत P है तो चाय की मांग कितनी है? Q है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी समय कॉफी की कीमत कितनी है, चाय की कीमत कितनी है? देखिएगा सॉरी हम ये लेते हैं कि किसी समय कॉफी की जो मांग ले लीजिए, कीमत ले लीजिए, हमने कहा कि दोनों एक ही तरफ जाएंगी। अगर हम ये कहें कि जहां यहां देखिएगा चाय की कीमत बढ़ जाए, चाय की कीमत बढ़कर कितनी हो जाए? मान लीजिए P1 हो जाए, P1 हो जाए। देखिएगा अगर चाय की कीमत बढ़कर P1 हो गई, हमने कहा था दोनों एक ही तरफ जाएंगे। अगर चाय की कीमत बढ़ेगी या कॉफी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग भी बढ़ेगी। हम कहें कि चाय की अगर मान लीजिए कीमत बढ़ गई तो कॉफी की मांग बढ़ेगी। यहां देखिए अगर चाय की कीमत बढ़ जाए, गौर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर चाय की कीमत बढ़ जाए तो कॉफी की मांग भी बढ़ जाएगी और मांग बढ़कर Q से कहां आ गई? Q1 पर आ गई है, Q1 पर आ गई है। आप इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए और इनको मिलाने से एक वक्र बन जाएगा जिसे हम कहेंगे मांग वक्र। स्पष्ट हो रहा है आपके सामने कि स्थानापन्न वस्तुओं के लिए जो मांग वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा? हम कहें कि बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ती हुई एक धनात्मक रेखा बनेगी। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में जो मांग वक्र होता है वो किस आकार का होता है? हम कह देते हैं कि धनात्मक आकृति लिए हुए होता है। धनात्मक आकृति लिए हुए होता है, बाएं से दाएं ऊपर की तरफ बढ़ते हुए होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए अभी हमने बात की अन्य वस्तुओं के संबंध में, और अन्य वस्तुओं का जो पहली वस्तु है अन्य वस्तुओं में वो है स्थानापन्न वस्तु, उनकी हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं पूरक वस्तुओं के संबंध में। देखिए पूरक वस्तुएं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कह सकते हैं, ये वे वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग साथ साथ किया जाता है। एक वस्तु के अभाव में दूसरी का पूरा प्रयोग नहीं हो सकता है, ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं। ठीक है, अब ये पूरक वस्तुएं क्या होती हैं इसको सही तरीके से समझने के लिए हम इस बॉक्स का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पूरक वस्तुएं दी हुई हैं। यहाँ पूरक वस्तुओं के उदाहरण के तौर पे हमने काम में लिया है किसको? गाड़ी और पेट्रोल को। ठीक है, अब अन्य उदाहरण भी काम में ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं पेन और स्याही, पेन और स्याही। आप ले सकते हैं सॉक्स और शूज। देखिए ये ऐसी वस्तुएं मैं आपको बता रहा हूं जो एक दूसरे की पूरक होती हैं। जब तक आपके पास स्याही नहीं है आप पेन का पूरा प्रयोग नहीं कर सकते, या ये कहें जब तक आपके पास हम कहें पेन नहीं है तब तक आप स्याही का पूरा प्रयोग नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो यहाँ एक अच्छे उदाहरण के तौर पे हम पूरक वस्तुओं के उदाहरण के तौर पे हम काम में लेते हैं गाड़ी और पेट्रोल को। देखिए जहां पूरक वस्तुएं होती हैं उन पूरक वस्तुओं में संबंध विपरीत पाया जाता है। विपरीत संबंध का क्या मतलब है कि एक अगर प्लस होता है तो दूसरा माइनस होगा, एक अगर माइनस होता है हम कहें तो दूसरा प्लस हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में नहीं चलते हैं, दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देखिएगा, पेट्रोल की जो कीमत है अगर वो प्लस हो जाए तो ऐसी अवस्था में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो गाड़ियों की मांग करने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी। हम कह सकते हैं कि गाड़ियों की मांग घट जाएगी। ओके, समझ में आ रहा है? यहां देखिएगा इसका अपोजिट ले सकते हैं हम। अगर पेट्रोल की कीमत घट गई है, माइनस हो गई है, तो हम यहां जब पेट्रोल की कीमत घट जाएगी
तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी जो गाड़ियों की मांग करने लग जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही पेट्रोल की कीमत माइनस हुई है तो गाड़ियों की मांग बढ़ जाएगी। ऐसे संबंध को जिसमें एक प्लस की तरफ हो दूसरा माइनस की तरफ हो, ऐसे संबंध को हम कहते हैं ऋणात्मक संबंध। तो यहां स्पष्ट हो गया होगा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं उनमें संबंध कैसा पाया जाता है, अपोजिट पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। इसको हम एक रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। देखिएगा, समझिएगा, ये जो जितने भी इकोनॉमिक्स के वक्र बनते हैं, इकोनॉमिक्स में जितने भी रेखा चित्र बनते हैं, वो मैं आपको बार बार कहता हूं कि वो सारे के सारे रेखा चित्र 90 डिग्री के एंगल में बनते हैं। ठीक है, यहां हम एक रेखा चित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो किन्हें स्पष्ट करेगा, पूरक वस्तुओं को स्पष्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पूरक वस्तुओं में जो OY अक्ष है हमारा, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दर्शा रहे हैं, उस लाइन पे हमने लिया है पेट्रोल की कीमत, और ऐसे ही जो दूसरी लाइन है जिसे आप वर्टिकल लाइन कह सकते हैं, उस पे हमने लिया है गाड़ियों की मांग। देखिए, अगर किसी समय पेट्रोल की कीमत हम कहें बढ़ी हुई है तो यहाँ बढ़ी हुई से हम कह सकते हैं कि P है। तो ऐसी अवस्था में जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, उस अवस्था में आप कितनी गाड़ियों की मांग करेंगे, हम कह सकते हैं कि आप पेट्रोल की कीमत P होने पर कितनी गाड़ियों की मांग, Q गाड़ियों की मांग कर रहे हैं, ऐसा हम एक मान लेते हैं। अगर मान लीजिए पेट्रोल की कीमत घट जाए, प्लस से माइनस हो जाए पेट्रोल की कीमत, तो यहां देखिए P से अगर घटकर P 0 हो जाए तो बताइए गाड़ियों की मांग घटेगी या बढ़ेगी। देखिए हमारे यहाँ संबंध में दिया हुआ है, अगर पेट्रोल की कीमत घट रही है तो गाड़ियों की मांग बढ़ रही है। अपोजिट संबंध है, हमने यहाँ इस रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया है। अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दोनों बिंदुओं को अगर आप मिला देते हैं एक रेखा के द्वारा, तो हमारे पास जो रेखा बनेगी उस रेखा को हम नाम देंगे मांग वक्र। मांग वक्र, वो भी किन वस्तुओं के संबंध में, पूरक वस्तुओं के संबंध में फ्रेंड्स, पूरक वस्तुओं के संबंध में। देखिए ये जो बिंदु हमारे सामने, अगर इन बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो ऐसी एक रेखा हमारे सामने बन जाती है, और उस रेखा को हम नाम दे देते हैं DD, डिमांड कर्व। तो ये जो DD लाइन बनी है ये मांग वक्र है, और आप इसे देखने से समझ पा रहे होंगे कि ये देखिए ये हमारा बायां हिस्सा और ये दाहिना हिस्सा है। यस, इट इज लेफ्ट एंड इट इज राइट। तो ये जो डिमांड कर्व बना है पूरक वस्तुओं के कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स हैं उनके लिए, ये बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट की तरफ ही हम कहें गिरती हुई एक रेखा के रूप में बना है। आप इसे कह सकते हैं कि ये बाएं से दाएं गिरती हुई ऋणात्मक रेखा के रूप में बनता है। अब हम आगे चलते हैं, तो यहां आपने देखा कि हमने पूरक वस्तुओं को भी स्पष्ट किया है और साथ में इनको स्थानापन्न जो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनको भी स्पष्ट कर लिया है। अब कुछ ऐसे तत्व और होते हैं जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। यस, उनमें नेक्स्ट जो तत्व है वो जो तत्व नंबर 4 जिसे हम कह सकते हैं वो है उपभोक्ता की रुचि, फैशन, पसंद। देखिए, अगर किसी समय किसी वस्तु में उपभोक्ता की रुचि बढ़ जाती है तो उस वस्तु की मांग अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए हम कहें कि हमारी रुचि बदल गई कि हमें भैया रसगुल्ले से गुलाब जामुन खानी है, तो रसगुल्ले की मांग तो घट जाएगी और मांग बढ़ जाएगी किसकी, गुलाब जामुन की। ठीक है, ये रुचि का प्रभाव है। अगर उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु में हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा ही प्रभाव पड़ता है फैशन का। अगर मान लीजिए कोई वस्तु किसी विशेष फैशन के दौर में आ जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं वॉइस के लिए कह सकता हूं कि अभी हम गए रिसेंट टाइम में, या काफी हम गए 8-10 साल के समय से या पहले के समय से, प्रेजेंट में जो नैरो साइज जींस आती है उसकी देखिए मांग बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स वो प्रचलन में आ चुकी है, उसकी फैशन के दौर में है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि आम व्यक्ति जो है उस वस्तु की मांग बढ़ा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु या कोई वस्तु फैशन में आ जाती है तो उसकी मांग अपने आप बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो उपभोक्ता की रुचि है, फैशन है, पसंद है, ये भी किसे प्रभावित करती है, मांग को प्रभावित करती है। ये अपने आप में मांग का एक निर्धारित तत्व है। उसी तरीके से देखिएगा भविष्य के संबंध में प्रत्याशाएं या आशाएं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए आज अपने
पूर्व की रेट से थोड़ी कम रेट पर बिक रही है, लेकिन उपभोक्ताओं की ये सोच हो चुकी है कि ये वस्तु आने वाले समय में और गिरेगी, इसकी रेट जो है और गिरेगी। तो ऐसी अवस्था में उपभोक्ता उस गिरी हुई वस्तु को कम खरीदेंगे, क्योंकि उनके मन में आशा रहेगी कि इस वस्तु की कीमत भविष्य में और गिरने वाली है। इसे हम कह सकते हैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स, ठीक है, भविष्य की आशाएं। तो भविष्य की आशाओं को लेकर भी किसी वस्तु की मांग घट और बढ़ सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। देखिए, मैं ये कहता हूं कि आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें, हम पूरा प्रयास करेंगे, और प्रयास नहीं, ये मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि आपकी तैयारी को शिखर पर हम पहुंचा के रहेंगे, बशर्ते आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें स्टूडेंट्स।